वेलकम टू लर्नर्स वैली। आज क्लास 9th में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझेंगे। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझने से पहले हमें समझना है कि एक्सपोनेंट क्या होता है और उसके लिए और कौन कौन से लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं मैथ्स में। मैं चाहता हूँ कि पहले आप समझ लें कि एक टर्म के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये हमारे पास एक टर्म है -5x³। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहली चीज इसका एक साइन होता है जो कि नॉर्मली नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। उसके बाद में एक नंबर लिखा होता है जो कि इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। एक वेरिएबल है या कोई एक एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर ये छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं बेस ऑफ द टर्म। और जो यहाँ ऊपर एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, ये है जिसके लिए बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल होते हैं। मैं तरतीब से सारे बता देता हूँ आपको। ये सबसे पहला वर्ड जो हमने अपनी ज़िंदगी में सीखा वो था पावर। फिर बाद में इसको एक्सपोनेंट कहा जाने लगा, विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट देन ऑल अदर वर्ड्स टू मी, एक्सपोनेंट। लेकिन आजकल इसके लिए एक लफ्ज़ और इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज़ इंडेक्स। मैं ये सारे के सारे लफ्ज़ अब दुरुस्त हैं और सारे ही इस्तेमाल में हैं, बट आई विल बी यूजिंग दिस वर्ड विच आई फाइंड मोर अप्रोप्रिएट इज एक्सपोनेंट। सो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझने से पहले हमें समझना है कि एक्सपोनेंट करता क्या है, एक्सपोनेंट का काम क्या है। देखिए, मिसाल के तौर पे हम कुछ नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। सब लोग जानते हैं इसका जवाब क्या आएगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हम 3 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। सो क्या जवाब आएगा इसका? 15। ये एक लंबा प्रोसेस है। ऐड एक लंबा प्रोसेस है। एडिशन कर रहे हैं हम, 3 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम शॉर्ट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लीकेशन जो है उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। हम कहते हैं 3 5 टाइम्स ऐड हो रहा है तो हम कैसे सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये जो मल्टीप्लायर है यहाँ पे, ये हमें बता रहा है कि 3 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट द सेम रिजल्ट 15। So multiplication is the simplified form of addition. Multiplication addition को simplify कर देता है, आसान बना देता है। अब देखिए, अगर इसी चीज को हम मल्टीप्लाई पे अप्लाई करना चाहें तो क्या होगा। मैं आसान नंबर ले रहा हूँ, सपोज 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बहुत सारी मरतबा, तो क्या होता है इससे, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 6 टाइम्स। एडिशन को सिंप्लीफाई करके हमने मल्टीप्लाई बना दिया था। अब 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 64। और एक बहुत लंबा स्टेटमेंट है, हम इसको आसान करके लिख सकते हैं। और वो आसान करने का जो तरीका है वो है एक्सपोनेंट। कि हम लिख सकते हैं कि 2 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 6 टाइम्स। तो हम यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं छोटा सा, 6। अगर हम एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, ये जो भी तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट आंसर 64।
तो हमें पता चला कि एक्सपोनेंट्स एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ पे एक बात और भी याद रखने वाली है कि अगर किसी नंबर पर कोई एक्सपोनेंट ना दिखाया गया हो, उस पर शो ना हो रहा हो, मिसाल के तौर पे ये 2 लिखा हुआ है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? अगर ये बेस है, सपोज दिस इज द बेस, तो इसका एक्सपोनेंट क्या है विच इज नॉट इंडिकेटेड हेयर। एक्सपोनेंट नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ। तो ये याद रखने वाली बात है कि जब एक्सपोनेंट शो ना किया जा रहा हो, सपोज कि दिस इज द एक्सपोनेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर एक्सपोनेंट बताया नहीं गया है, शो नहीं किया गया, तो याद रखें उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर एक्सपोनेंट लिखा नहीं गया है तो उसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पे एक सवाल बहुत अहम आता है कि अगर एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो क्या होगा? सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। मैं पहला जो बात शुरू कर रहा हूं वो शुरू कर रहा हूं 0 के साथ, कि अगर एक्सपोनेंट 0 हो जाए किसी का तो वो क्या होगा। तो दिस इज माय फर्स्ट अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मली कोई नंबर लिखा हुआ है और उस पर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वो 1 है, हम उसे 0 नहीं समझते। लेकिन अगर कभी आपको दे दिया जाए कि कोई नंबर है और उसकी पावर 0 है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी क्या वैल्यू आएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें कुछ और लॉस को स्टडी करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस बात से शुरू कर रहा हूँ कि क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ और हम इसको सबसे आखिर में समझेंगे कि 0 एक्सपोनेंट की वैल्यू कैसे आती है। इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे और कानून समझने पड़ेंगे। तो पहला कानून मैं यहाँ अधूरा छोड़ रहा हूँ, आई एम लीविंग इट विद यू, कि आप इसके बारे में सोचिए कि अगर 0 होगा तो क्या होगा। सपोज अगर 2 की पावर 1 है तो दैट इज इक्वल टू 2, और अगर 2 की पावर 2 हो जाए दैट इज इक्वल टू 4। इस तरह हमने 2 की पावर 6 देखी, दैट इज इक्वल टू 64। लेकिन अगर 2 की पावर 0 होगी तो वो क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन विद यू। हम इस पे बाद में बात करेंगे सबसे आखिर में। ये पहला लॉ जिसको हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे। नाउ सेकंड लॉ, sum of exponents। I hope you know the meaning of sum। sum क्या होता है? What does it mean by sum? कुछ लोग समझते हैं कि कोई भी सवाल दिया जाए तो उसको सम कहते हैं, ये टीचर्स भी कहते हैं कि सम। सो रिमेंबर दैट सम किसी सवाल का नाम नहीं होता। सम मीन्स रिजल्ट ऑफ एडिशन। अगर हम कुछ नंबर्स को ऐड करें तो जो उनका जो जवाब आएगा वो सम कहलाएगा। ठीक है, तो सम के मतलब को समझ लीजिए। जैसे कि हम कहें 5 + 3 = 8, so what will we say? 8 is the sum of 5 and 3. Okay, this statement says that 8 is the sum of 5 and 3। ये सम का मतलब है। सम इज द एडिशन। एडिशन का जो आंसर है वो है सम। तो यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है। सवाल ये पैदा होता है हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कब करते हैं। इस बात को ये समझिए, तो सपोज के दो नंबर्स हैं मेरे पास, एक है 2 की पावर 3 और एक है 2 की पावर 2, और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? पहले तो मैं एक सिंपल अप्रोच ले रहा हूँ जो नॉर्मल अप्रोच है, कि हम क्या करें कि 2 की पावर 3 को कैलकुलेट कर लें। पहले वो बनेगा 2 की पावर
3 इज इक्वल टू 8। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। और 2 की पावर 2 का मतलब होगा 4, मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 32। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 32 है। लेकिन अगर हम उसको लॉज ऑफ इंडाइसिस से करें, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस उस वक्त अप्लाई होंगे या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स उस वक्त अप्लाई होंगे, वो कंडीशन क्या है कि जब बेस सेम होंगे। सेम बेस की सूरत में आप ये लॉ अप्लाई करेंगे। अगर बेस डिफरेंट है तो फिर हम ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज को हम सम ऑफ एक्सपोनेंट्स के रूल से करेंगे तो ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2। बेस सेम है, यहां दोनों के बेस सेम है 2। इस सूरत में हम सम ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करेंगे। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स तब अप्लाई किया जाता है जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके यूं लिख सकते हैं 2 और एक्सपोनेंट्स का सम कर देंगे 3 प्लस 2। दिस इज द लॉ सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कि हमने एक्सपोनेंट्स कोई दो अलग अलग एक्सपोनेंट्स थे, इनको सम कर दिया, ऐड कर दिया। सो वी गॉट 2 रेज़ टू द पावर 5। अब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, दैट इज द सेम थिंग एज 32। दिस इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट। लेकिन कंडीशन याद रखनी है कि सम ऑफ कंडीशन सिर्फ उस सूरत में अप्लाई की जाएगी जब बेस सेम होगा। अगर बेसिस अलग हो जाएंगे तो ये लॉ अप्लाई नहीं किए जा सकते। मैं क्विकली एक दो एग्जांपल्स इसकी और ले रहा हूं इस बात की वजाहत करने के लिए कि सेम बेस का क्या मतलब होता है। मिसाल के तौर पे 5x की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x की पावर 5। यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं 5 and 3 और मल्टीप्लाई हो रही टर्म्स और बेस दोनों में एक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं क्योंकि सिंपल नंबर्स हैं। सो 5 3s are 15। नाउ रह गया x। x के एक्सपोनेंट्स क्या हैं 3 and 5, ये ऐड हो जाएंगे 15x raised to the power 8। This is the simplification with the help of sum of exponents। एक मिसाल मैं आपके सामने और ले रहा हूं जिसके अंदर इस कंडीशन को चेक करेंगे और अगर कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो हम उसको कहां तक सिंप्लीफाई कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल 2x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3y स्क्वायर, इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो याद रखिए ये तो कोफिशिएंट्स हैं और कोफिशिएंट्स सिंपल नंबर्स हैं, तो ये मल्टीप्लाई के प्रोसेस में सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 times 3 is 6, ये तो आपके पास मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन x और y ये दोनों डिफरेंट बेसिस हैं, ये सेम बेस नहीं है, लिहाजा हम इन पे ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। इसको हम इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड नहीं कर सकते। क्या होगा, इन्हें हम इसी तरह साथ साथ लिख देंगे लेकिन इन पे सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का लॉ अप्लाई नहीं होगा। ऑल्दो कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन इन पे सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का लॉ अप्लाई नहीं किया जाएगा। सो ये कंडीशन के साथ हमारा कानून है वो सेम बेस है, तो हम सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का लॉ अप्लाई कर सकते हैं। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट लॉ। दैट इज थर्ड। फर्स्ट लॉ को मैंने अभी तक छोड़ दिया है और उसको मैं सबसे आखिर में डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे अहम बात है जिसको मैंने रोका है, नंबर 3 है डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब सवाल फिर आता है कि डिफरेंस क्या चीज होती है। याद रखिए डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। ये है
और सब्ट्रैक्शन एक खास अंदाज से होती है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना, जिसमें हम एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये किस सिचुएशन में होगा सब्ट्रैक्शन? जब हम दो टर्म्स को डिवाइड कर रहे होते हैं। इस बात को इस तरह समझ लीजिए, तो मिसाल के तौर पे मैं 32 को डिवाइड करता हूं 4 पर, तो क्या जवाब आएगा? सिंपली 4 1 4 एंड 4 8 32। आंसर इज 8। अगर मैं इसे एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा? 32 का मतलब है 2 की पावर 5 और 4 का मतलब है 2 की पावर 2। यहाँ पर चूंकि मैंने इनको सेम बेस में कन्वर्ट कर दिया है, कंडीशन वही है। याद रखिए, तमाम लॉस के लिए जो हम सीखने जा रहे हैं उनमें ज़्यादातर के लिए शर्त यही है कि सेम बेस होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं होगा तो ये लॉ काम नहीं करते। इन दोनों का बेस सेम है। तो याद रखने की बात यह है कि जो डिनोमिनेटर है इसका एक्सपोनेंट यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। किस तरह होगा ये होगा 2 की पावर 5 माइनस 3। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, 5 माइनस 2, ये 2 5 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का क्या मतलब है? 2 की पावर 3 का वही मतलब है जो कि 8 है। 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8 आ जाएगा। तो ये चीज हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से की। ये सवाल हो सकता है कि भाई इतना लंबा करने की क्या जरूरत है जबकि आसानी से हो रहा है। ये आसानी से इस सूरत में हो रहा है कि नंबर्स हैं। अगर यहाँ नंबर्स ना होते तो फिर ये आसानी से नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ लिखा होता 15x की पावर 9 ओवर 3x की पावर 6, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इतनी आसानी से। लेकिन ये कोफिशिएंट्स जो है, याद रखिए, कोफिशिएंट्स पे लॉज ये एक्सपोनेंट्स के अप्लाई नहीं किए जाते। ये सिंपल मैथ्स है जो हम क्लास 2 से सीखते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 15/3 को अलग रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आम और आसान डिवाइड के तरीकों से जो भी हमारे पास है। लेकिन x जो है वो सेम बेस है, तो उसको क्या करेंगे 9, और ये वाली पावर जो है, ये डिनोमिनेटर की जो पावर है ये माइनस हो जाएगी न्यूमरेटर में से, तो ये बन जाएगा, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 1 3 3 5 15, तो ये बन जाएगा 5x की पावर 3। इसको हम सिंपल मैथ से नहीं कर सकते, अरिथमेटिक के लॉ से नहीं कर सकते, इसको हमें अलजेब्रा के लॉ से करना पड़ेगा। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई होंगे। एक कानून और जल्दी से मैं आपको चाहता हूं बताऊं, फिर हम अपने पहले कानून पर जाएंगे। उसके बाद ये चौथा कानून है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स। प्रोडक्ट किसको कहते हैं? फिर वही सवाल की लफ्ज प्रोडक्ट जो आ रहा है क्या है? प्रोडक्ट का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो जवाब आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी मिसाल ले रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15। तो जो 15 है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 3। ठीक, तो ये प्रोडक्ट का मतलब है, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई का रिजल्ट हासिल करना है। ये प्रोडक्ट लॉ उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब, इसके लिए छोटी सी मिसाल ले रहा हूं, सपोज एक 2 एक नंबर है और इसकी पावर है 2, और इसके ऊपर हम एक पावर के ऊपर एक पावर लगा देते हैं 3, तो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? तो अगर हम सिंपल मैथ्स के रूल से चलते हैं
तो ब्रैकेट के अंदर पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3। अब 4 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, तो ये आता है जवाब। तो इसमें क्या है, एक्सपोनेंट पर एक एक्सपोनेंट आ गया, ये स्क्वायर है, स्क्वायर पे क्यूब हो गया, हम एक नंबर है जो कि स्क्वायर्ड है उसका हम क्यूब कर रहे हैं। तो इसको जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से सॉल्व करेंगे, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो याद रखें जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाता है तो फिर दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई कर दी जाती है, बन जाएंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट है, ये दोनों एक्सपोनेंट थे और इनकी ये प्रोडक्ट बन गई, मल्टीप्लाई हो गई, और प्रोडक्ट क्या होगी 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 क्या होगी ये आप लोग चेक कर सकते हैं, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, वो आंसर आएगा सेम एज दिस वन, 64। सवाल फिर उठता है कि हमें क्या जरूरत है इतना लंबा प्रोसेस करने की, सिंपल कर लें। तो याद रखिए इसको सिंपल इसलिए करना पड़ता है हमें कि अगर यहाँ सपोज कि इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ब्रैकेट में, हमें एक्स क्यूब की वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, एक्स क्यूब ही रहेगा। तो इस सूरत में हमें सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ ये लॉ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स का लॉ, एंड दैट इज 3 टाइम्स 5। इसका आंसर आएगा एक्स की पावर 15। इस तरह से हमने 3 लॉज सीखे। पहला लॉ हमने इंट्रोड्यूस करवा के छोड़ दिया है, उसमें हम सबसे आखिर में बात करेंगे, इसके अगले लेसन में बात करेंगे। तो पहला कानून हमने पढ़ा सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, दूसरा कानून पढ़ा डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंट्स, और तीसरा कानून पढ़ा हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स। सम कब किया जाता है, जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, जब टर्म्स डिवाइड हो रही होंगी तो हम डिफरेंस निकालते हैं, जब पावर एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट निकाला जाता है तो फिर हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनकी प्रोडक्ट मालूम करते हैं। दीज आर 3 बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और जिसकी बुनियाद पे हम एक लॉ और पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला हम पूरी की पूरी अपनी अगली एक्सरसाइज करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, टिल नेक्स्ट लेसन, थैंक यू वेरी मच।